हाँ, तो 12 बड़े टुकड़े हुए और इन टुकड़ों के को अलग अलग नाम दिया गया। तो ये 12 राशियां 12 आकृतियों को लेकर के है। इनकी 12 आकृतियां हैं। जैसे पहली राशि मेष है, दूसरी वृष है, इन सब की अपनी अपनी आकृतियां हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको बताएंगे। और फिलहाल जी हाँ, गुरुजी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगी ना इसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिलेगा। ओके गुरुजी। तो अभी नोट करना नहीं है गुरुजी, इनको नोट करें या फिर अभी रहने दें? बाद में वीडियो देखना, उसमें आप नोट कर लेना, और अभी भी नोट करना चाहते हैं आप तो नोट करते रहिए। ठीक है गुरुजी। तो आप सभी, गगन जी। जी गुरुजी। हाँ जी मनोज जी। हाँ जी गगन जी, क्या कुछ प्रश्न है इस बीच में अभी तक? नहीं नहीं, सही है सही है, कोई प्रश्न नहीं है मेरा तो। अच्छा, ठीक है सर, ओके। ओके जी। तो हमने राशियों से संबंधित एक बार पहले पहला विभाजन समझा, सम और विषम से संबंधित। दूसरा हमने समझा प्रकृति के आधार पर। तीसरा हमने समझा कि तत्व के आधार पर राशियों का विभाजन। और चौथा हमने समझा, अब समझेंगे कि वर्ण के आधार पर राशियों का अपना क्या विभाजन है, वर्ण के आधार पर। तो अच्छा, दिशा के आधार पर भी हम लोगों ने क्या समझा, ठीक है। 1, 5, 9 पूर्व दिशा, 2, 6, 10 दक्षिण दिशा, और 3, 7, 11 पश्चिम दिशा, और 4, 8, 12 उत्तर दिशा से संबंध रखती है। तो आगे वर्ण के आधार पर राशियों को हम विभाजित करते हैं। तो वर्ण के आधार पर राशियों का विभाजन 1, 5, 9 इन्हें क्षत्रिय वर्ण में रखा गया है। 1, 5, 9 क्षत्रिय वर्ण में, 2, 6, 10 इन लोगों को व्यापारिक वर्ण में रखा गया। 3, 7, 11 इन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया है। 4, 8, 12 इन्हें ब्राह्मण वर्ग में वर्ण में रखा गया। अब इसका मतलब है कि धरती पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, तो जो धरती पर एक समाज का स्वरूप बना हुआ है, उस समाज के स्वरूप से संबंधित नहीं है, बल्कि जन्म के आधार पर जातक की जो भी राशि उत्पन्न होती है लग्न में, उस लग्न के आधार पर उस जातक के अपने कारकत्व निर्धारित होते हैं, जिन्हें वर्ण के रूप में देखा जाता है। जैसे 4 नंबर की राशि अगर लग्न में है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो कारकत्व है, कार्य करने का जो तरीका है, वो सब ब्राह्मणत्व होगा, अर्थात पठन पाठन से संबंधित होगा, विद्या अध्ययन से संबंधित होगा। वो सारा का सारा कारकत्व ब्राह्मण से ही संबंधित उसको उसका होगा। अगर यहाँ पर 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर है, तो एक शूद्र वर्ण में इनको रखा गया। तो इनका जो कारकत्व है, इनका जो कार्य करने का तरीका है, वह शूद्र वर्ण के हिसाब से होगा। अर्थात ये लोग मेहनत करके किसी भी तरफ से कंफर्ट, लग्जरी आदि को सर्च करने का प्रयास करें। विद्या अध्ययन तो करेंगे, क्योंकि विद्या अध्ययन के लिए बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है, परंतु इनका जो मुख्य कारकत्व है वह इसी प्रकार देखा जा सकता है। ये अपने कंफर्ट के लिए कार्य। लेकिन अगर यहाँ पर 1, 5, 9 इनमें से कोई है, तो ये क्षत्रिय वर्ण अपने शान के लिए, अपने समाज में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अर्थात समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करने के लिए, वर्चस्व प्राप्त करने के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका सिद्धांत 1, 5, 9 अंक का एक क्षत्रिय वर्ण का सिद्धांत होता है। और 2, 6, 10 इनमें से लग्न में अगर 2 है या 6 है या फिर 10 नंबर की राशि है, तो ऐसे लोग व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। इनका जो दर्शन है वह व्यापार से संबंधित अधिक देखने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार राशियों से संबंधित चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं, ग्रहों से संबंधित कुछ कारकत्व को लेते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह हमने पहले भी चर्चा कर ली है, सारे पुरुष हैं। स्त्रियों होने के कारण सूर्य और चंद्रमा और माफ कीजिएगा, चंद्रमा और शुक्र को इन्हें स्त्री ग्रह कहा जाता है। तो ग्रहों में के कारकत्व हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला, सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। धरती पर जीव जंतु सब जितने भी आत्मा से संबंधित प्रश्न है, वह सूर्य से ही जोड़ करके देखा जाएगा। चाहे आत्मबल हो, चाहे आत्म ताकत हो, चाहे आत्मशक्ति हो, तो किसी प्रकार का आत्म से संबंधित कोई प्रश्न अगर आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम सूर्य से ही कनेक्ट करके देखेंगे। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होता है। शास्त्रों में लिखा है और फल दीपिका में लिखा हुआ है कि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है। तो मन से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे मन में आते हैं चार्ट में देखने के लिए, वो हम सिर्फ चंद्रमा को ही टारगेट करेंगे, चंद्रमा को ही देखेंगे कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कहाँ पर है, कितना पीड़ित है और कितना पीड़ित नहीं है। और उसी से हमें समझ में आएगा कि सामने वाले व्यक्ति का जातक मन पीड़ित है या पीड़ित नहीं है। अगला जो पॉइंट है वह बुध है। बुध लेते हैं तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो बुद्धि को पकड़ने के लिए सामने वाले के पास बुद्धि कितना है, क्या उसकी बुद्धि काम करती कि नहीं करती, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट में सिर्फ बुध का प्लेसमेंट चेक करो कि बुध का प्लेसमेंट क्या है और उस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है और किन किन ग्रहों से वह पीड़ित है या पीड़ित नहीं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि बुद्धि व्यक्ति के पास में बुद्धि है या बुद्धि नहीं है। अगला है मंगल। तो अगर आपको ताकत की बात आती है, शक्ति की बात आती है, तो आप मंगल को देखिए। शारीरिक बल जो है वो मंगल से देखा जाता है। तो शारीरिक बल का कारक मंगल है। मंगल चार्ट में किन किन ग्रहों से संबंधित है, किन किन ग्रहों से के साथ में पीड़ित है या पीड़ित नहीं है, इसे मंगल से कनेक्ट करते हैं। व्यक्ति के पास ताकत है कि नहीं है। आगे गुरु से संबंधित अगर प्रश्न है तो गुरु से संबंधित ज्ञान, गुरु से ज्ञान को देखेंगे। ज्ञान व्यक्ति का ज्ञान ठीक है या ठीक नहीं है। इस प्रकार हम गुरु को समझ लेंगे। अगर गुरु पीड़ित है तो सामने वाले का ज्ञान में समझेंगे कि अधूरा है, कमजोर है, पीड़ित है, ज्ञान सामने वाले के पास में नहीं है। अगला शनि। जहां भी दुख की बात आए, चार्ट में आप चार्ट देख रहे हैं, अगर प्रश्न दुख से संबंधित है तो जहां भी दुख की बात आती है वहां पर आप शनि को देखना जरूरी है। दुख की बात है तो शनि को देखना, शनि चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है उसे पकड़ना आवश्यक है। और आगे है शनि। राहु जो है वो शनिवत है। राहु का जो व्यवहार है वो शनि के जैसा है और जो केतु है उसका व्यवहार मंगल की तरह है। तो हमने जाना ग्रहों से संबंधित कुछ मुख्य बातें। आगे ग्रहों से संबंधित और जानने का जो संबंध है रिलेशंस में, उनको कैसे समझना। तो सूर्य को पिता का कारक कहा गया। तो जब भी पिता से संबंधित प्रश्न आए तो निश्चित है कि हमें सूर्य को समझना, सूर्य को देखना आवश्यक है। तो पिता से संबंधित सभी प्रश्न, स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रश्न सूर्य से देखेंगे। चंद्रमा से संबंधित हम बीपी, ब्लड प्रेशर, क्षमा करेंगे मैं बीमारी वाला पॉइंट को ले लिया। तो चंद्रमा से संबंधित माता से संबंधित कोई प्रश्न आए
कोई भी प्रश्न माता से संबंधित है तो हमें चंद्रमा को पकड़ के देखना पड़ेगा कि चंद्रमा चार्ट में कहाँ पर है, पीड़ित है या पीड़ित नहीं। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है। चंद्रमा से संबंधित हम सिर्फ माता को देखेंगे, माता के साथ में और भी चीजें देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इतना समझना है कि चंद्रमा से संबंधित सिर्फ और सिर्फ माता को नहीं। वाहन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बुद्ध से जोड़ करके देखेंगे। बुद्ध से संबंधित वाहन, कहीं भी प्रश्न है, वाहन की समस्या है, वाहन कैसी है, ऐसी नहीं है, वाहन होगी कि नहीं होगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को देखेंगे। बुद्ध से लगेगा क्या। अगर छोटा भाई को समझना है तो मंगल से समझेंगे, छोटे भाई को मंगल से समझा जाएगा। चार्ट में मंगल जहां भी बैठा हो, मंगल को देख करके हम समझेंगे कि छोटे भाई की स्थिति क्या है। इस पर हम लोग धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल सोल्यूशन करेंगे, अभी तो एक प्रीफेस तैयार हो रही है, उस समय इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक चीजों को। तो मंगल से संबंधित हम क्या देखेंगे, छोटे भाई को या छोटे ओहदे पर काम करने वाले कर्मचारियों को मंगल से संबंधित हम समझने का प्रयास करें। तो अगर हमें सर्विस प्रोवाइडर, नौकर चाकर, सीईओ, एमडी, इस प्रकार के या फिर मानव मात्र की सेवा करने वाले जो लोग हैं, ये सभी शनि से संबंधित, इनको हम कनेक्ट करें। शुक्र से संबंधित जो है वह रिलेशंस में बुआ से संबंधित कनेक्ट करते हैं और कामनाओं से संबंधित कनेक्ट करके देखा जाए। राहु और केतु का जो स्वभाव है, राहु का स्वभाव शनि के जैसा और केतु का स्वभाव जो है वह मंगल के जैसा कनेक्ट करके देख सकते हैं। आगे स्वास्थ्य के आधार पर, शारीरिक अंगों के आधार पर जब हम विचार करते हैं ग्रहों के, तो सूर्य को हड्डी से संबंधित, अपने शरीर में बोन्स से संबंधित कोई भी प्रश्न है, उसे हम सूर्य से संबंधित कनेक्ट करते हैं, सूर्य से संबंधित इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हड्डी से संबंधित, शारीरिक हड्डी से संबंधित कोई भी पीड़ा है तो हम सूर्य को देखेंगे। ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, बीपी की समस्या है, तो इसे हम चंद्रमा से ही कनेक्ट करके देखेंगे। चार्ट में कहीं भी चंद्रमा हो, चंद्रमा पीड़ित है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या होने की संभावना होती है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड है और लिक्विड आइटम जो है वह बॉडी में अपने रक्त जो मूव करता है वह लिक्विड तरलता के माध्यम से ही करता है। वह लिक्विड जो पदार्थ है वह चंद्रमा से ही संबंधित है। तो ब्लड प्रेशर का सिस्टम चंद्रमा से समझा जाता है। आगे हम लोग अगर मंगल से संबंधित प्रश्न है, वो मसल, अपनी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उन मसल्स का को हम मंगल से कनेक्ट करके समझने का प्रयास करें। मसल जितनी भी है, मसल से संबंधित प्रश्न है, साथ मसल से पावर भी है। यहाँ हम मसल से संबंधित कोई बीमारी, कोई पीड़ा अगर है तो यहाँ पर हम उसे मंगल से समझने का प्रयास करें। शुक्राणु से संबंधित कोई समस्या, जननांग में कोई समस्या, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, लीक वगैरह में कोई समस्या होती है, तो इसे हम शुक्र से संबंधित ही समझने का प्रयास करें। ये यहाँ इन चीजों को कनेक्ट हम शुक्र से करते हैं। अगर शुक्र पीड़ित है तो जातक के चार्ट में तो इन सब चीजों की परेशानी को होने की संभावना बनी रहती है। आगे शनि से संबंधित अगर हम शारीरिक विकार की बात समझते हैं, रोगों की बात समझते हैं, तो शनि से संबंधित जो नसों से संबंधित प्रॉब्लम होती रहती है वो सारी की सारी शनि देता है, क्योंकि शनि एक ब्लॉकेज है और दुख का कारण है, निरंतर दुख देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि के कारकत्वों में यह बात है। तो नशों को ऐसा माना जाता है कि जो नशे हैं यह
कहाँ से कौन सी चुभ रही है, कौन सी नस परेशान कर रही है, यह सिर्फ शनि, क्योंकि शनि परेशानी करने का कारक है, दुख का कारक है, और जल्दी से ये समाप्त नहीं होती पीड़ा, इसलिए यहाँ पर शनि से संबंधित रोग देखने का प्रयास करें। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये नशे हैं ये 2400 डिग्री सेल्सियस पर भी इनको ये जलती नहीं, एज इट इज बनी रहती है, अर्थात ये बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर नशों की वो शरीर से कनेक्ट देखी जाती है। आगे फिर वही बात आती है कि राहु जो है वह स्ट्रेंगल होता है और केतु जो है वो होता है उज्ज्वल अर्थात मंगल है। गुरु से संबंधित शारीरिक, पेट से संबंधित समस्या, वसा, पेट में मोटापा बढ़ना, इस प्रकार फैट बढ़ना, उभरा हुआ स्थान, ये सारी चीजें जो है वह गुरु से समझा जाता है। तो ग्रहों से संबंधित कुछ शारीरिक समस्या के साथ, कुछ अपने पारिवारिक कनेक्शन के साथ हमने समझने का प्रयास किया। तो अब इन ग्रहों के साथ साथ आगे हम 12 भावों को एक छोटा सा संक्षिप्त उनका विवरण जरूर देंगे। 12 भाव और उनके कार्यपत्र से संबंधित बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रहों में हम लोगों ने चर्चा किया जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में राहु और केतु, ये दोनों ग्रह, इनकी चाल जो है वो रेट्रोग्रेड होती है। परमानेंट इन्हें रेट्रोग्रेड चाल मिली है, अर्थात मान लो कि राहु 1 नंबर राशि में बैठा हुआ है, जब वो ट्रांजिट करेगा तो वह 2 नंबर में न जाकर के बल्कि वह 12 नंबर में ट्रांजिट पीछे की तरफ। और इसी प्रकार अगर केतु मान लो 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो जब उसका ट्रांजिट होगा तो वह 8 नंबर में नहीं जाएगा बल्कि वह 6 नंबर में ट्रांजिट होगा। इस प्रकार केतु का ट्रांजिट देखा जाता है। इनको छायाग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को अपना कोई इनको राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, और लेकिन इनका प्रभाव जरूर देखा गया है। नासा और वैज्ञानिकों ने भी इसको माना है कि इन ग्रहों का अपना एक प्रभाव जरूर है। ये सूर्य और चंद्रमा के अक्ष को काटते हैं और एक प्रकार से नोड्स हैं। नोड्स का मतलब है टुकड़े, 2 टुकड़े ये हो जाते हैं। तो एक केतु जो है वो हेड वाला क्षेत्र जो है वो हेड के नीचे वाला क्षेत्र वो केतु का होता है, और हेड का के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो राहु का। तो यहाँ तक आप सभी, अगर कोई प्रश्न है तो मैं बोर्ड का सहारा लेकर बताने का प्रयास करता हूँ। राशियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप सबके मन में आ रहा हो तो, क्योंकि जब ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोग प्रश्न नहीं ले पाएंगे। मनोज जी। जी सर। सर अगर ये हमने देखना हो नशे के बारे में, आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ी है ना, हाँ। तो नशे के लिए किस प्लेनेट को या किस राशि को देखते हैं? हाँ सर, नशे जो नशा है एडिक्शन को चंद्रमा से ही देखा जाता है और चौथे घर से देखा जाता है। ठीक है, चौथे घर से और चौथे घर से और चंद्रमा से। चंद्रमा जितना ही साथ में चंद्रमा जितना ही पीड़ित होगा उतना ही व्यक्ति जो है नशे की तरह या एडिक्शन की तरह बढ़ने का प्रयास करेगा। अब उसके ऊपर किन किन ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, इसके आधार पर उसकी जो एक्सपेंशन होती है। अब जैसे मान लो कि चंद्रमा के ऊपर बुध का प्रभाव हो गया है ना, तो बुध का कारकत्व क्या है, चीजों को डेवलप कर देना। तो जब बुध चंद्रमा के साथ हुआ तो इसके गुणवत्ता में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसीलिए चंद्रमा के पीरियड में, महादशा में व्यक्ति को एडिक्शन होने की संभावना होती है, और अगर इसी के साथ में अंतरदशा में बुध आ जाता है तो इसकी संभावना, या बुध का प्रभाव हो जाता है तो संभावना बढ़ जाती है। जी सर। ठीक है प्रभु, थैंक यू। जी जी सर। एकता जी। हाँ जी मनोज जी, मेरे को जैसे ये राशियां आपने बताई, ये अभी हमें मतलब याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, जो आपने बताई है ना। तो रिकॉर्डिंग आपने बाद में ऑन की तो हमें फिर पुरानी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ओके, जो हमारा निकल गया।
जी जी, एक प्रश्न तो रह गया यहाँ पे, है ना। तो इससे संबंधित हम आप लोगों को वापस रिवाइज कर लेंगे, है ना। हाँ वो करना होगा, हाँ, रिवाइज। या फिर जो पीडीएफ वगैरह आप हमें देंगे ना, अगर हमारा हाँ उससे क्लियर हो जाता है हाँ, पीडीएफ तो में देन क्लियर हो करने जाएगा। की जरूरत नहीं होगी। जी, मैं पीडीएफ के माध्यम से तो दूंगा ही, यहाँ पे भी आप लोगों को समझाने का प्रयास कर दूंगा। हाँ जी। अभी मैं बोर्ड पर कुछ आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, राशियों से ही संबंधित। क्योंकि क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तो किसी के चार्ट को देख करके बिना ग्रहों को देखे हुए कैसे समझते हैं कि जातक का स्वभाव, इसकी गुणवत्ता, इसके अंदर किस प्रकार से इसके कारकत्व होंगे। तो एक लगभग 90% हम लोग ये समझ पाते हैं सिर्फ राशियों को देख करके कि व्यक्ति कैसा हो। तो मैं बोर्ड का सहारा लेता हूँ। ठीक है। बोर्ड को जरा पास में लाना होगा आपको कैमरे को, क्योंकि हमें बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो बिल्कुल आपने नहीं दिख रहा। हाँ, जो आपने 360 का डिवाइडेशन किया था, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा है हमारे। ओके ओके। आपका व्हाइट बोर्ड है ना, ब्लैंक जी, दिख रहा है हमें। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, अभी सेट नहीं हो पाया मनोज जी, ये सेट नहीं हुआ, अभी वही है। एकता जी, बोर्ड दिख रहा है क्या? या फिर हाँ, और अभी अभी कैमरे अभी सेट नहीं हुआ। कैमरे कैमरा की थोड़ा, हाइट थोड़ा और कीजिए गुरुजी, कैमरे की हाइट। हाँ जी जी जी, जी, एक सेकंड सर, एक। हाइट भी कीजिए और थोड़ा सा पास में लीजिए, जिससे है ना ये जो फ्लैश आ रहा है ना वो ना आए। थोड़ी सी कैमरे की हाइट और कीजिए गुरुजी। ओके। सर, कुछ दिखाई पड़ा क्या आप सबको अभी? यस सर, ओके। ठीक है। पहले से ठीक है। हाँ, ओके ओके। तो हमने सबसे पहले ये देखा है कि पूरा एक ब्रह्मांड है, ये 360 डिग्री है। और 360 डिग्री को हमने क्या किया, 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। जहां पर हमारे पास में 90 हुआ, और 3 टाइम और ले गए तो यहाँ पर 81, 3 से जा और 3 टू जा प्लस
यहाँ बचता है 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13 डिग्री, ये 13, और यहाँ पर ये 9 को हमने रखा और यहाँ पर 27। इसको जब हमने कैंसिल किया, यहाँ 3 आया, तो ये हो गया 13 डिग्री, और ये 1/3 है ना, 1/3 को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, और मिनट में कन्वर्ट करने के बाद 20, ये हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। ये एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। इसी प्रकार टोटल नक्षत्र 27 है। एक नक्षत्र में कुल 4 चरण होते हैं। तो अभी हम लोग इसी को इतना ही समझेंगे कि एक नक्षत्र में कुल 4 चरण पाए जाते हैं, और एक एकता जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 360 डिग्री को हमने 27 से जब विभाजित किया तो हमारे पास ये आया कितना, 13 डिग्री और 20 मिनट का स्पेन आया एक नक्षत्र के लिए। नक्षत्र के लिए। जी, तो एक नक्षत्र में कुल 4 चरण होते हैं। अभी सिर्फ हम लोगों को इतनी बात समझी। मेरी आवाज आ रही थी क्या? अभी मैं बोल रहा था इसके। हाँ, आ रही है आवाज तो, लेकिन आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपकी ओके तरफ ओके, से ना। हाँ मैं इसको कुछ अगली सर जी, हाँ सर, मनोज सर, थोड़ा सा ना हेडफोन के माइक को नजदीक में करके बोल के देखो। नहीं मैं वो दूसरा वाला मंगाया हूँ, नॉन वाला है ना। मेरे पास इक्विपमेंट तो सारे ही है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये काम क्यों नहीं कर रहा है अभी, है ना। तो इसको एक्सपेरिमेंट और करूंगा। आगे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ राशियों से संबंधित और इनके कार्यपत्र से संबंधित कुछ बातों को लेकर। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे नॉर्थ इंडिया में वैसे भी जो प्रचलन है वो है एंटी क्लॉक। क्लॉक इस तरह चलती है, घड़ी इसकी ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ पर हम इस टाइप से घूमेंगे। तो इस टाइप से यहाँ से घूमना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने जाना यहाँ पर कि ये एक नंबर की राशि अगर लग्न में है किसी भी जातक, एक नंबर की अगर राशि है तो वह जातक अपने आप में फायरी होगा, अग्नि का स्वभाव होगा, उसके अंदर स्थिरता का भाव होगा, क्षत्रिय विचार होंगे उसके। इसके साथ साथ यह मारधार करने वाला व्यक्ति होगा। उसका जो अपना कार्यकत्व है वह फाइटिंग से संबंधित, स्थिरता का अभाव देखा जाएगा इसके अंदर, अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। साथ ही साथ में ऐसे एक नंबर की राशि का जो कारकत्व है वह है मेष मेढा। तो ऐसे यह राशि, इस राशि के लोग जो एक नंबर वाले हैं, एक जंगलों में जाना, पहाड़ों पर जाना, लड़ाई के मैदान में जाना, इनको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। पुलिस थाना होना या फिर सेना में जाना, इस प्रकार के कार्यों में ये अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्य करना, बिजली विभाग में जाना, ये इनके स्वभाव होते हैं। मंगल की राशि होने के कारण इनके अंदर जो इनिशिएशन का जो पावर है ऐसे जातकों के अंदर अधिक देखने को प्राप्त होता है। तो हम भावों से संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं। चार्ट में अपने कुल 12 भाव होते हैं
और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कुछ अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में हम पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं। इस प्रकार की हमने मेष लग्न की पत्रिका बनाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले भाव को हम तन भाव कहते हैं या तनु भाव कहा जाता है। इसको बहुत जरूरी है समझना आप सबको, क्योंकि इसी से ये जो बेसिक चीजें आपको पास तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, इनसे ही आप आगे चल करके प्रिडिक्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे या पहुंचेंगे। गुरुजी एक क्वेश्चन है, जी बताइए। किसी जातक का कैसे पता पड़े कि वो कौन सी राशि में है अच्छा, या किस लग्न में है? ठीक है। यहाँ पर जो भी राशि लिखी होती है वह जातक की लग्न की राशि होती है। जो राशि यहाँ लिखी होगी, मान लो कि 1 नंबर लिखी हुई है, यह लग्न इसकी क्या है, मेष लग्न की पत्रिका हो गई। और मान लो कि चंद्रमा, अगर मान लो कि यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर है मान लो, तो इस व्यक्ति की जो राशि होती है, जिसे राशि का कहा जाता है, वह कर्क राशि कहा जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ है तो तुला राशि। चंद्रमा जहां भी चार्ट में लिखा हुआ है, जहां भी उसका प्लेसमेंट है, वहां पकड़ करके उसे देखा जाता है कि कौन, जैसे मान लो 8 नंबर है तो ये है वृश्चिक, तो राशि कौन सी हुई, यहाँ चंद्रमा हो गया तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक, यानी जितने भी नंबर दे रखे हैं गुरुजी, उन सबके अलग अलग राशियां हैं। हाँ, ये सब अलग अलग राशियां हैं और वो सब कुछ देखना चंद्रमा पे डिपेंड करेगा। हाँ, अगर आपको ये समझना है कि जातक किस राशि का है, तो चंद्रमा जहाँ बैठा है उस राशि के हिसाब से। अब मान लो कि यहाँ 9 है तो ये धनु है, धनु राशि। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो व्यक्ति का राशि कौन सी होगी, धनु राशि होगी। धनु राशि होगी, यानी नंबर डिपेंड कर रहे हैं राशि पे। हाँ, तो पहला भाव जो है वह, पहले भाव को तन भाव कहा जाता है, अर्थात इससे जातक के पूरे शरीर को देखा जाता है। उसका पूरा का पूरा जो भौतिक शरीर है, फिजिकल प्रेजेंस है, वह इसी से देखा जाता है, जातक खुद होता है। दूसरा जो भाव है उसे धन भाव कहा जाता है। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। तीसरे भाव का परिचय यह पराक्रम भाव कहा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम भाव। चौथा भाव जो है ये, इसे सुख भाव कहा जाता है। पांचवा जो है भाव परिचय में एक छोटा सा पॉइंट हम अभी पकड़ रहे हैं, इसी प्रकार आप लोगों को समझना होगा। पांचवें भाव को जो ये कहते हैं पुत्र भाव कहा जाता है या फिर संतान भाव कहते हैं। इसे रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है, या ऋण भाव कह सकते हो, शत्रु भाव कह सकते हो, रोग भाव कह सकते हो। इसे जाया भाव, पत्नी से संबंधित भाव कहा जाता है। ये जातक है और ये जातक का स्पाउस है। अगर ये स्त्री है तो उसका हस्बैंड ये होगा, अगर ये पुरुष है तो उसकी स्त्री होगी, मतलब स्पाउस देखते हैं। ये जाया भाव कहते हैं। इसे आयु भाव कहा जाता है। ये आयु भाव है 8वां। ये 9वां जो है ये भाग्य भाव, इसे भाग्य भाव कहा जाता है। 10वें को कर्म भाव कहा जाता है और 11वें को जो है वो लाभ भाव कहा जाता है और 12वें को व्यय भाव कहा जाता है। इससे संबंधित आप लोगों ने समझा कि पहले भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। पहले भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। दूसरे भाव के स्वामी को, यहाँ जो राशियां लिखी हुई है इन राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे मान लो कि 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस राशि का जो स्वामी है मंगल है, ठीक है, तो मंगल को क्या कहेंगे हम, लग्नेश कहेंगे। फिर से समझे, मंगल को हम लग्नेश कहेंगे, लग्नेश। और यहाँ दूसरा जो लिखा हुआ है, इस भाव के स्वामी को हम धनेश कहेंगे। तो यहाँ पर धनेश कौन हुआ, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, तो धनेश
शुक्र हुआ। इसी प्रकार तीसरे भाव को पराक्रमेश कहा जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश या सुखेश कहते हैं। पंचम भाव के स्वामी को यहाँ पर पंचमेश कहा जाता है, ठीक। और छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश कहते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। नवम भाव के स्वामी को भाग्येश या नवमेश कहा जाता है। दसम भाव के स्वामी को कर्मेश कहा जाता है और 11 भाव के स्वामी को लाभेश कहा जाता है और 12वें भाव के स्वामी को व्ययेश कहा जाता है। अब मान लो कि यहाँ पर मंगल आ गया। आप लोग समझ रहे हैं, अगर यहाँ मंगल आ गया तो लग्नेश कहाँ जाके बैठ गया? षष्ठम भाव में बैठ गया, छठे भाव में बैठ गया। तो हम क्या कहेंगे कि लग्नेश कहाँ गया? छठे भाव में आके बैठ गया। अगर यहाँ पर ये इसका स्वामी है, मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा शनि, तो शनि कहाँ का स्वामित्व रखता है? शनि दशम भाव और 11 नंबर, दशम नंबर राशि और 11 नंबर राशि का स्वामित्व शनि को प्राप्त है। कर्मेश और लाभेश। हाँ, तो यहाँ पर ये कर्मेश जो है, बिल्कुल सही कहा एकता जी ने कि कर्मेश जो है आकर के कहाँ बैठ गया? अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो कर्मेश का अष्टम भाव में जाना मतलब पीड़ा से संबंधित बात समझ सकते हैं। वैसे भी शनि जहाँ होता है वहां पीड़ा होती है, लेकिन शनि यहाँ पर, शनि को आयु भाव में है तो शनि यहाँ पर अच्छा माना जाता है। शनि अष्टम भाव में ठीक माना जाता है। तो लाभेश आकर के यहाँ बैठ गया मतलब लाभ में कहीं न कहीं कुछ कमी पीड़ा नजर आएगी, कुछ न कुछ बाधा जरूर समझ में आती है। अब मान लो कि यहाँ पर शुक्र की राशि है और शुक्र हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना, यहाँ पर शुक्र का आना, ये धनेश हुआ। 2 नंबर का स्वामी भी शुक्र है, तो शुक्र का यहाँ आना मतलब ये हो गया कि धनेश सप्तमेश में आकर के बैठ गया। तो धनेश का सप्तमेश में आना मतलब पत्नी के साथ में या पति के साथ में धन की स्थिति को बनना, इसे समझा जा सकता है कि पत्नी के साथ में धन कहाँ से आएगा? पत्नी से संबंधित या पति से संबंधित धन की प्राप्ति। इसको हम और भी कई एट्रीब्यूट इनके हैं, इनके कारकत्व हैं इन घरों के, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो जो शुक्र है उसका यहाँ आना, ये मूल त्रिकोण राशि, सभी ग्रहों के जो राशियां हैं उनके अपने मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। अब मूल त्रिकोण राशियों का अपना क्या सिद्धांत है, क्या कारकत्व है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मंगल के पास 2 राशि 1 और 8, तो ये समझना आप लोग बहुत आवश्यक है कि मूल त्रिकोण राशि किस ग्रह की कौन सी है। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि 1 नंबर की, ठीक है। मंगल की मूल त्रिकोण की राशि 1 है। अष्टम जो है, 8वीं जो है वृश्चिक, वह मूल त्रिकोण नहीं है। इसी प्रकार गुरु की, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि 9 है, 9 नंबर की। जुपिटर के पास 2 राशियां हैं 9 और 12, तो 9 नंबर जो है मूल त्रिकोण राशि है। इसका मतलब है कि मंगल 1 नंबर में जब पहुंचता है अपने, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, एनर्जेटिक, और उसका जो कारकत्व है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जब गुरु नवम राशि में अपने पहुंचता है, नवम राशि में होता है, तो इसके अंदर कंफर्टनेस बढ़ जाता है। इसी प्रकार शुक्र जब सप्तम राशि में अपने पहुंचता है, क्योंकि इसके पास 2 राशि है, एक 2 अर्थात वृष और एक तुला, तो जब ये तुला में होता है
इसके कारकत्व बढ़ जाते हैं, इसकी गुणवत्ता में वृद्धि देखी जा सकती है। अर्थात इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने कंफर्ट, एक ग्रह अपने कंफर्ट प्लेस पर पहुंचता है तो वहां से उसके कारकत्व में वृद्धि देखी जा सकती है, परिणामों में गुडनेस देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार शनि की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव, तो इसकी जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो क्या है? 11 नंबर। शनि 11 नंबर में पहुंच करके अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा, इनके पास में एक ही राशि है, 5 और 4, सिंह और कर्क। तो इनके लिए तो ये बराबर ही है, लेकिन आगे बुध है, तो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6 नंबर कन्या राशि है। शनि का हो गया, मंगल का हो गया, बुध का हो गया, शुक्र का हो गया। ठीक है, तो 5 ग्रहों के पास में दो राशियां हैं। गुरु की राशि मूल त्रिकोण 9 है, और मंगल की मूल त्रिकोण 1 है, और शनि की मूल त्रिकोण 11 है। ऐसे हमें समझ बोलना ऐसे ही है, इस प्रकार हम बोल रहे हैं कि मूल त्रिकोण राशि, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर, मंगल की मूल त्रिकोण राशि 1 नंबर, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर अर्थात तुला, बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर अर्थात कन्या। और कौन सा बच गया? शनि मंगल गुरु। तो इस प्रकार इनके मूल त्रिकोण राशि, अगर मान लो किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12, इन भाव परिचय को हम आपको आगे बताएंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा। तो भाव परिचय से संबंधित 6, 8, 12 को समझ लीजिए कि ये जो हाउस हैं 6, 8, 12, ये तीन के तीनों घरों को खराब माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इनको बहुत ही डैमेजिंग संज्ञा दी गई है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर लग्नेश है मंगल, मंगल का 6ठे भाव में आना अपने आप में बहुत पीड़ादायी हुआ। अर्थात जातक, ये लग्न है, जातक खुद चल करके कहाँ पहुंचा? रोग ऋण शत्रु के घर में पहुंचा। तो रोग ऋण शत्रु में पहुंचा तो जातक को पीड़ा परेशानी, इसको आजीवन स्ट्रगल बना रहेगा। आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति को इस पत्रिका में जो बनी हुई है, मेष लग्न की पत्रिका बनी है, तो ऐसे जातक को आजीवन तकलीफ उठाना पड़ सकता है। आजीवन इसके साथ संघर्ष बना रहेगा, ये कितना भी कोशिश करेगा लेकिन संघर्ष से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर यही 1 नंबर का स्वामी मंगल अगर ये आकर के यहाँ बैठ गया दूसरे भाव में, इसका मतलब है कि जातक का जो इंक्लिनेशन है, व्यक्ति का जो झुकाव है वो अपने परिवार, क्योंकि 2 नंबर से परिवार भी देखा जाता है इस भाव से, अपने परिवार की तरफ, अपने भोजन की तरफ, अपने वाणी की तरफ और अपने धन की तरफ, इन चीजों की तरफ इसका जो इंक्लिनेशन है वो देखा जाएगा। इसी प्रकार ग्रहों के मूवमेंट से हमें यह पता चलता है। अब मान लो कि जहां हम लग्न हटा देते हैं इसे, या इसी लग्न पर अब बुध यहाँ पर 6 नंबर की राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि में पहुंचा हुआ है। इसे काल पुरुष की पत्रिका भी कहा जाता है। इसका भी आप लोग विचार कर ले एक बार। यह काल पुरुष की पत्रिका, काल पुरुष का मतलब जो पत्रिका इन ओरिजिनल जो चार्ट होता है वह यही है, काल पुरुष की पत्रिका। इसे लाल किताब सिर्फ इसी को प्रमोट करती है, दूसरा कोई चार्ट उसका सही लगन बनती नहीं। काल पुरुष की पत्रिका के चार्ट का बुध जो है वह तीसरे और छठे का स्वामित्व रखता है, और बुध का प्लेसमेंट अगर यहाँ पर होता है तो यह मूल त्रिकोण राशि इसकी है, तो यहाँ से संबंधित ये जो कार्यकत्व है इसके बुध के वो बढ़े नजर आएंगे और उत्तम इसका परिणाम देने का प्रयास करेगा बुध अपने एंड से।
जी, आप सबका कोई प्रश्न है इस बीच में? कोई भी प्रश्न जो मन में आप सबके आ रहा हो, एकता जी बताइए। हाँ जी मनोज जी, ये आपने बताया मंगल से छोटे भाई को देखते हैं, फिर बड़े भाई को कौन से प्लेनेट से देखते हैं? हाँ, गुरु से संबंधित बड़े भाई और गुरुजन और पुत्र, गुरु से संबंधित देखा जाता है। अपने से जो श्रेष्ठ हैं, आदरणीय लोग हैं, इनको गुरु से देखते हैं। बड़े भाई को गुरु से देखते हैं और पुत्र को गुरु से देखा जाता है और आदरणीय लोग जो है वो गुरु से देखते हैं। बड़ी बहन को भी गुरु से देखने का प्रयास किया जाता अच्छा, और छोटी बहन को बुध से? है। हाँ, गुरु से। अच्छा, जी, और जो ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको किस प्लेनेट से देखते हैं अपन? देखो, माइंड से रिलेटेड अगर प्रश्न है अपना, तो इसमें प्लेनेटरी सिस्टम एक तो मंगल, पूरा का पूरा इसमें रूलिंग सिस्टम मंगल का होता है ना। लेकिन अगर केवल बुद्धि की बात करें तो हम बुद्ध को पकड़ते हैं। केवल बुद्धि की बात करें, अगर मान लो कि किसी की बुद्धि में कोई समस्या है, तब हम किसी अन्य ग्रह को न पकड़ के केवल बुद्ध को पकड़ेंगे। अब देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर बुद्ध बैठा हुआ है, ठीक है, इस चार्ट में यहाँ पर बुद्ध बैठा हुआ है, शनि का 7, 8, 9, 10, और शनि को मान लो कि हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर शनि बैठ गया और मंगल यहाँ बैठा ही है, और यहाँ पर दे दिया हमने राहु को। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आप लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, कि अगर किसी व्यक्ति के बुद्धि की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा चार्ट उसको समझ में आ सकता है कि उसको बुद्धि की समस्या होगी। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, और मंगल के साथ में बुध बैठा। तो ऐसे जातक का जो बुद्धि विवेक है उसमें कमजोरी, वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऐसा जातक बुद्धि से परेशान हो सकता है, उसके पास बुद्धि की कमी हो सकती अच्छा, इसमें अपन दृष्टि भी देखते हैं कि बुध पे किस किस की दृष्टि आ रही है? है। किन किन ग्रहों की दृष्टि है ना। हाँ बुध जी। जो है वात, पित्त, कफ तीनों देने वाला, तीनों कष्ट देने वाला ग्रह है। अगर किसी की बुध की दशा चल रही है, तो ऐसे जातक को आप ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर से नहीं बल्कि कई डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। मनोज जी, एक बार सभी ग्रहों की दृष्टियां भी बता देते ना। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो ये ग्रहों की दृष्टियों के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे तो, एक सेकंड सर। देखो, सभी ग्रहों की दृष्टियां, जितने भी ग्रह हैं, सबकी 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आती है, ठीक है। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि आई। इसी प्रकार, सातवीं, एक मिनट मनोज जी, सातवीं दृष्टि का मतलब ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसके बिल्कुल सामने वाले भाव पर वो दृष्टि रखता है, यही सातवीं दृष्टि होती है ना? जी सर, 180 डिग्री का जो भी उसका सामने दृष्टि, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ है तो 7वीं दृष्टि आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है। बिल्कुल सीधी दृष्टि 7वीं डिग्री, 180 डिग्री पर जो ग्रह सामने दिख रहा है वो 7वीं दृष्टि होती है। तो शुक्र अगर की, अगर ग्रह 8वें भाव में बैठा हो तो दृष्टि कहाँ जाएगी? सर अगर ग्रह 8वें भाव में बैठा हुआ है तो इसकी 7वीं दृष्टि तो यहाँ आ जाएगी दूसरे भाव पर, ठीक है। और दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो इसकी 7वीं दृष्टि 8वें पर आ जाएगी। तो शनि दृष्टियों से संबंधित मंगल की जो दृष्टि है वह 3 दृष्टियां काउंट होती हैं। एक तो होती है 4, दूसरी होती है 7, और तीसरी होती है 8, ठीक है। मान लो कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसकी चौथी दृष्टि यहाँ पर है, और इसकी 7वीं दृष्टि आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आ रही है, और 8वीं दृष्टि लग्न पर आ रही मनोज जी, आप एक काम करें ना, है। जी सर। मंगल को लिखकर बोर्ड पे लिखें और उसकी दृष्टियां सामने लिख दें उसके, तो वो बहुत ठीक, अच्छा हो जाएगा हमारे नोट करने के लिए। जी सर, जी सर, एक सेकंड।
नहीं, चार्ट चार्ट मत बनाइए मनोज जी। अब मान लो कि यहाँ पर मंगल है, तो मंगल की 1 2 3 4 एक दृष्टि यहाँ हुई, एक दृष्टि यहाँ हुई और एक दृष्टि यहाँ पर है। तो मंगल की दृष्टियों में हुआ 4 7 और 8। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि में जो होता है वह 5 7 और 9 होती है गुरु की दृष्टि। शनि की दृष्टि जो होती है 3 7 और 10 होती है। बुध की दृष्टि हम सिर्फ एक दृष्टि यहाँ पर लेते हैं, 7वीं नंबर की दृष्टि बुध की होती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि। सूर्य चंद्रमा सूर्य बुध मंगल 1 2 3 4 5 6 और शुक्र की 7वीं। तो इन 4 ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, चंद्रमा सूर्य बुध और शुक्र, इनकी तो 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4 7 8 होती है, गुरु की 5 7 9 होती है और शनि की 3 7 10 दृष्टियां होती है। राहु केतु की भी दृष्टियां होती है गुरु जी? जी सर। राहु केतु की भी दृष्टियां होती है ना? हाँ सर, राहु केतु की दृष्टियां बिल्कुल। तो राहु केतु की दृष्टियों में राहु की दृष्टि 5 और 9 होती है सर, 5वीं और 9वीं और 7वीं। और केतु की भी यही दृष्टि होती है 5 7 और 9। ये दृष्टियां राहु केतु की मानी जाती है। तो इस प्रकार दृष्टियों से संबंधित अगर मान लो कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न में चूंकि 1 नंबर राशि है तो मंगल अपने ही घर को देख रहा है। तो अगर मंगल अपने घर को देख रहा है तो यह उत्तम हुआ, अच्छा हुआ। इसकी दृष्टि यहाँ डैमेजिंग नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर यह इसके लिए अच्छा परिणाम देने वाला होगा। यहाँ पर 10वीं नंबर राशि लिखी हुई है और 10वीं नंबर राशि में मंगल उच्च का होता है। ठीक है, उच्च का हम आप लोगों को अगली क्लास में लेंगे। तो उच्च का है, उच्च वाले भाव पर इसकी राशि पर दृष्टि हो रही है, यहाँ भी यह कारकत्व को बढ़ाएगा, यहाँ पर डैमेज नहीं करेगा। यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुंचा सकता है मंगल, लेकिन क्योंकि लग्नेश खुद आकर के यहाँ बैठा हुआ है तो लग्नेश अपना नुकसान नहीं करेगा, इसलिए यहाँ भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं हो सकती। अगर यहाँ कोई ग्रह है तो उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि यहाँ पर हमने शनि है, तो शनि की तीसरी दृष्टि तो यहाँ आ गई, 7वीं दृष्टि इस भाव पे आ गई, 8वीं 9वीं और 10वीं, और 10वीं दृष्टि यहाँ होती है। इन तीनों जगह को शनि की दृष्टियों से बाधित करेगा अपने। इस प्रकार शनि की दृष्टि यहाँ पर, अगर शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, यद्यपि बैठा अपने मूल त्रिकोण राशि में, ठीक है, तो यहाँ तो शनि का पॉजिटिव रिजल्ट हुआ सिटिंग का, लेकिन शनि की जो दृष्टियां हैं वह निश्चित रूप से नुकसानदायक होती हैं। कुछ न कुछ हार्म इनके साथ होता है, कुछ न कुछ दृष्टियों का प्रभाव जरूर होता है, इसलिए शनि का जो उनकी दृष्टि को खराब माना जाता है।
अगर शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो हम लोग बड़े सहजता से इसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति का व्यय भाव बढ़ गया, व्यय में चीजें बढ़ोतरी हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ से देखते हैं। और विदेश का भी इसका कारक है, 12वां भाव विदेश से भी देखा जाता है। लेकिन पहले हम शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि को हम दुखद ही मानते हैं, थोड़ा सा परेशानी भरा मानते हैं। यहाँ से संबंधित पीड़ा व्यक्ति को होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार शनि की दृष्टि जब यहाँ पर आती है, इस जगह को भी शनि डैमेज करेगा, अर्थात यहाँ शुक्र में समस्या होगी, सुख में पीड़ा होगी, सुख में व्यक्ति के बाधाएं जरूर देखने को प्राप्त होंगी। और यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये जया भाव है, पत्नी भाव है, कस्टमर का भाव है, जो हमारा और डेली व्यापारिक सिस्टम है, रिटेल है, उसका भाव है। इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। ये शनि की दृष्टियों से आप समझ लीजिए। इसी प्रकार हम चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध, तो सूर्य की जो दृष्टि है 7वीं है, शुक्र की दृष्टि 7वीं है, अच्छा माना जाता है, शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है। इसके बारे में हम चर्चा अपने अगले क्लास में करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न है तो आप लोग बताएं तो हम इसके चर्चा करेंगे। मनोज जी, ये मूल त्रिकोण राशि हर ग्रह को सबसे प्रिय होती है शायद। जी सर, मूल त्रिकोण राशि बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा था आप सबको कि जो भी, हाँ, तो निश्चित रूप से ग्रह कहीं पर भी बैठा हो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल जरूर करना चाहेगा। जरूर करना चाहेगा। ठीक है। क्योंकि जी सर, क्योंकि मान लो कि कोई भी ग्रह, मान लो मंगल यहाँ बैठा हुआ है ना, और उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर आ रही है, जहाँ पर मूल त्रिकोण राशि है तो उसका वो फल जरूर करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे प्रिय है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 12 नंबर में है मूल त्रिकोण राशि, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो डैमेजिंग ही प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा। जी सर। एकता जी, गगन जी, पद्मश्री जी कहाँ गए? पद्मश्री जी। हाँ जी मनोज जी, क्लियर है। जी पद्मश्री जी बताइए, कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो, क्योंकि समझना अभी कंसेप्ट क्लियर होना आवश्यक है अभी का। नहीं कुछ नहीं सर, वो थोड़ा क्लियर से नहीं दिख रहा है सर वो। अच्छा, बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ बोर्ड, हाँ, और थोड़ा बड़ा लिखना सर। लाइट की, लाइट वहाँ मनोज जी, पर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है बोर्ड पर। वहाँ पर ही पड़ रही है सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करें। ये बोर्ड ही आपके लाइट आपको बोर्ड थोड़ा के नीचे सामने लगी लगाना हुई है क्या? होगा। लाइट बोर्ड के सामने की तरफ लगी हुई है क्या? बिल्कुल सर, यही सामने सामने है लाइट। अगली बार हम इसको हाँ, एक्सपेरिमेंट बस कर लेंगे। और उसी की रिफ्लेक्शन है। जी हाँ जी, सर। ये मूल त्रिकोण राशि का फिर आगे अपन डिटेल में करेंगे इसको, या जी इतना ही है नहीं इसमें? नहीं नहीं, इसमें अभी बहुत गहराई से हम लोगों को जाना होगा इस चीजों में। अभी देख, इसका स्लाइड मैंने एक आप सबके सामने रखा है कि मूल त्रिकोण राशि की क्या होती है। हर ग्रह का अपना एक घर, दो घर मिला हुआ है, या फिर इनको ऐसे समझ लें कि हर ग्रह के पास में दो पत्नियां हैं, और एक पत्नी को ज्यादा स्नेह करता है, दूसरी को कम करता है, ऐसे भी समझ सकते हैं ये। या फिर एक घर उसको ज्यादा पसंद है, दूसरा घर कम पसंद है। तो ये सारे ग्रहों के पास में है, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके। बुध का मूल त्रिकोण 6 है, तो हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि ऐसे मान लो कि बुध यहाँ बैठा है, इसकी मूल त्रिकोण राशि को समझना पड़ेगा कि इसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर गई है। इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, यहाँ का परिणाम, रिजल्ट देने का प्रयास पहले करेगा, ज्यादा करेगा। अब मान लो कि शनि यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, अभी ट्रांजिट में शनि जो है वह 11 नंबर राशि में प्रवेश कर गया है, कुंभ राशि में एंट्री कर गया। तो 2.5 साल तक शनि का यहाँ पर मूवमेंट है। तो 2.5 साल तक 11 नंबर से संबंधित जहां भी, जैसे मान लो कि ये 2 नंबर की लग्न है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि बहुत ही योगकारी बना हुआ है, इनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार है। तो किससे संबंधित? कर्म से संबंधित। अन्य जगह बाधा देगा, कहीं न कहीं सुख में परेशानी करेगा, इनके यहाँ पर व्यय का काम करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन करा सकता है, और भी परेशानियां दे सकता है, चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है। परंतु इनके कर्म में जो धन की प्राप्ति है, कर्म से संबंधित जो उपार्जन है,
उसमें शनि इनको बहुत जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है वृष लग्न वालों। अगर यहाँ पर 1 नंबर की लगन है तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर आ रही है शनि की, तो यहाँ भी ट्रांजिट के रूल के आधार पर शनि बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो शनि का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाभेश लाभ भाव है और लाभ भाव का स्वामी लाभेश खुद यहाँ बैठेगा, तो ये बहुत ही जबरदस्त परिणाम है। इस प्रकार मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वह 1 नंबर है। इसीलिए अगर मान लो कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है और उसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है तो व्यक्ति मांगलिक हुआ। अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ है और मूल त्रिकोण राशि यहाँ है तो एक घोर मांगलिक जिसे आप कहते हैं समझते हैं, तो इसे प्रबल मांगलिक की संज्ञा दी गई है। अगर मूल त्रिकोण यहाँ है तो मूल त्रिकोण यहाँ है तो मूल त्रिकोण यहाँ है तो इन तीनों में मंगल की अगर मूल त्रिकोण आती है तो व्यक्ति मांगलिक दोष से पूरी तरह से पीड़ित होता है, फिर मांगलिक जो दोष है उसको परेशान करता है। अन्यथा अगर मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष से। मनोज जी एक बार हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बोर्ड पे लिख देना आप, जैसे दृष्टियां लिखी है ना आपने। जी सर, जी सर। एक बार ये मांगलिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बार वापस इसको क्लियर कर दें। जी जी मैडम जी, जैसे मान लो कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, अब मंगल यहाँ बैठा हुआ है और उसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, तो यह ऐसी कंडीशन में मंगल बहुत ज्यादा डैमेजिंग साबित होगा, बहुत ज्यादा परेशानी। अब मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पर आ रही है? सप्तम भाव पे आ रही है। इसका मतलब है कि इसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में ठीक इस जातक के माध्यम से अनेक परेशानियां क्रिएट होंगी। मंगल के द्वारा लड़ाई झगड़े, फाइटिंग है ना, नुकसान, खर्चे, व्यय, चोट चपेट, दुर्घटना आदि प्रकार के समस्याएं यहाँ से क्रिएट होंगी। अगर एक नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो भी सेम प्रकार की पीड़ाएं देने को मंगल तैयार है। मंगल तो नॉर्मल दशा चल रही है, वहां भी मंगल बहुत परेशान करता है। तो अगर मूल त्रिकोण राशि यहाँ है या फिर यहाँ है तो मंगल बहुत परेशान करता है और इसे घोर मांगलिक या फिर आप पूर्ण मांगलिक कह सकते हो। बाकी मंगल कहीं बैठा हो और इसका मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में ना हो, तब आप मान के चलो कि मंगल का कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी मंगल से संबंधित या मांगलिक उसे आप ना कहो तो ठीक है। कहने का मतलब है मंगल की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में हो तो वो व्यक्ति मांगलिक हो सकता है। नहीं मांगलिक, हाँ, उस व्यक्ति का जो मंगल का जो स्वभाव है, जो गुण धर्म है, वह स्पष्ट प्रकट होगा। अन्यथा अन्य जगह पर मूल त्रिकोण राशि है तो समस्याएं जातक को नहीं भोगनी पड़ेंगी जो मंगल से मांगलिक दोष लगने पर होगी। समझ गया एकता जी? बहुत क्लियर नहीं हुआ, मतलब इस हिसाब से तो जैसे वृष राशि वाले हैं उनका मांगलिक हो ही सकते हैं वो भी, क्योंकि 1 नंबर हमेशा 12 में ही आएगा। लेकिन मैम शायद उसमें फिर मंगल की तो वो देखी जाएगी ना पोजीशन। मंगल का जो प्लेसमेंट है ना, हाँ हाँ 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें अगर मंगल का प्लेसमेंट है ना, तब और उस समय मूल त्रिकोण राशि को जब हम समझेंगे कि 6, 8 और 12 में भी, तब यह परेशानी वाला हो सकता है। तो मतलब मांगलिक उसे ही कहेंगे जिसका मंगल 12वें भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में होगा, है ना? जी सर देखो, लेकिन एक मिनट मनोज जी। जी सर। मांगलिक उसे ही कहा जाता है शायद जिसका मंगल का प्लेसमेंट 12वें भाव में हो या लग्न में हो या चतुर्थ में हो या सप्तम में हो या अष्टम भाव में हो। जी सर। लेकिन वो मंगल ज्यादा परेशान तब करेगा जब उसकी मूल त्रिकोण राशि जो 1 नंबर मेष है वो 6, 8वें या 12वें भाव में हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ जी सर। भाई लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम और 12 इन पर
स्टडी का है 10 और 11, कुल 11 नंबर multiple, और मंगल का है 1 और 8। तो 1 नंबर की राशि जो है क्या, जब इंटरनेशनल का स्टेबल का यानी वो स्टेबल। तो मंगल का गुरु, बुध, शनि और मंगल, इन तीनों की महत्वपूर्ण राशियां शुक्र की जो है और 2 और 7 है, तो 7 नंबर शुक्र की। तो इस प्रकार आपने समझा कि ये मूल त्रिकोण राशि जी सर। हेलो, हाँ प्रदीप जी सर। हाँ सर। जी, मूल त्रिकोण राशियां गुरु की जो है वह 9, 12 में से 9 नंबर है, ठीक है। और बुध की 3 और 6 में 6 नंबर है, और शनि की 10 और 11 में 11 नंबर है, मंगल की 1 और 8 में 1 नंबर मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्र की 2 और 7 में 7 नंबर मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य और चंद्रमा को 5 और 4, तो इनके पास में सिर्फ एक राशि ही अलॉटेड है। जी, राशियों से संबंधित कोई प्रश्न आप सबके मन में? इसी प्रकार का कोई पद्मश्री जी? नहीं सर, नहीं। ठीक है। पवन तिवारी सर? जी गुरुजी, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। गगन जी आगे बढ़े? नहीं सर। हाँ जी बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कितना कंटेंट आज का तो काफी हो चुका है कंटेंट, क्योंकि इसको आप सबको नोट डाउन करना, लिखना और आगे भी तैयारी, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि इससे ज्यादा फर्दर ले जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग समझने में एक बार परेशानी हो सकती है। अभी तो ये मुझे लगता है काफी, क्यों प्रदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आज इनको उतार के याद भी करना पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। तो अभी राशियों से संबंधित हमने जो चर्चाएं किया कि 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं, और 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां होती हैं। ये स्वभाव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इनका विभाजन है। और 3, 6, 9, 12 ये जो राशियां हैं द्विस्वाभाविक है। तो द्विस्वाभाविक जो लोग होते हैं या ये जो राशियां हैं, इनका 0 से लेकर के 15 डिग्री तक तो स्थिर स्वभाव होता है, और 15 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक में इनका स्वभाव जो है वो चर हो जाता है। यह राशियों से संबंधित दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा हमने कहा कि तत्व के आधार पर राशियों का विभाजन। तो 1, 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, और 2, 6, 10 ये राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। 3, 7, 11 ये राशियां वायु तत्व की राशियां, और 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशि होती है। तो राशियों से संबंधित बाकी तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट हो चुका था, कुछ रह जाएगा तो हम पीडीएफ में आप सबको दे देंगे। पहले भाव को हमने समझा कि स्तन भाव है, दूसरा धन भाव है, तीसरा पराक्रम भाव है, चौथा शुभ भाव है, पांचवा संतान भाव है, छठा जो है वह रोग ऋण शत्रु भाव है, और 7वां जाया भाव है, 8वां आयु भाव कहा जाता है, और 9वां भाग्य भाव, 10वां कर्म का, और 11th नंबर जो है उसे हम लाभ भाव कहते हैं, और 12 नंबर के हाउस को वो कहते हैं उसे व्यय भाव।
कोई भी ग्रह, अगला एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि गगन जी कुछ आवाज आ रही है आपकी तरफ से। कोई भी ग्रह अपने से 12वां अगर गया तो वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर शुक्र है और शुक्र यहां से यहां ना करके यहां चला जाए, तो इसका मतलब कि यह लगन के लिए नुकसानदायक है। अब मान लो यहाँ पर 4 नंबर है, इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर यहाँ गया तो इस भाव के लिए कुछ न कुछ पीड़ा लाने का प्रयास करते हैं। हमने ये बता दिया आपको कि जो भी इन चार्ट में जो राशियां हैं, इन राशियों के स्वामी को ही इस भाव के स्वामी की संज्ञा दी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका जो स्वामी है वह कौन है? बुध है। 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। जी। अच्छा, एक कंसेप्ट बताइए पद्मश्री जी। हाँ सर। जब हम राशि की बात करते हैं तो राशि कैसे देखते हैं, किससे देखा जाता है राशि? जैसे मान लो कि राशि। हाँ, किसी व्यक्ति की राशि बतानी है हमें, तो कौन से ग्रह को पकड़ेंगे? चंद्रमा को सर। चंद्रमा को, बिल्कुल करेक्ट है कि चंद्रमा, मान लो कि चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा यहाँ प्लेस है, ठीक है। तो हाँ तो व्यक्ति की जो राशि होगी वो वृष राशि का व्यक्ति होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। जी, प्रदीप जी सर। अच्छा, हाँ सर। प्रदीप सर, अगर चंद्रमा यहाँ पर लिखा हो 10 नंबर में राशि में यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे हम? मकर राशि। मकर राशि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तिवारी जी, पवन तिवारी जी, अगर चंद्रमा मान लो यहाँ पर है, वैसे इस राशि, इसको बोलते हैं मीन, 12 नंबर को मीन बोलते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर है तो क्या कहेंगे व्यक्ति की राशि कौन सी है? तो व्यक्ति मीन राशि का कौन सी राशि होगी उसकी? शायद कौन जी कुछ बिजी है, तिवारी जी। मनोज जी। हाँ सर। यहाँ मीन राशि होगी गुरुजी, मीन राशि। जी जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है जी। गगन जी बताइए। मनोज जी, यहाँ चंद्रमा प्लेस होता है, उस राशि को हम राशि मानेंगे या चौथे घर में जो भी राशि है उसको बंदे की राशि काउंट करेंगे? नहीं नहीं जो नहीं, चंद्र कुंडली बनती है हमारी। नहीं, वो अलग है, चंद्र कुंडली अलग है ना। चंद्र कुंडली, चंद्रमा के प्लेसमेंट से ही चंद्र कुंडली बनाई जाए, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, जहां पर चंद्रमा स्थित है, उस भाव में, जिस भाव में चंद्रमा स्थित है उसमें राशि कौन सी है, उस राशि का नाम क्या है, उसके आधार पर हम राशि कहते हैं। इस भाव का जो स्वामी है वो लग्न है। जैसा ये लग्न और राशि दो कंसेप्ट है। यहाँ लग्न कौन सी है? वृष लग्न है। और चंद्रमा मान लो यहाँ पर है तो मकर राशि है। ठीक है जी। तो एकता जी। हाँ जी। क्लास को कंप्लीट किया जाए अभी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या कुछ कॉन्सेप्ट है मन में, प्रश्न चल रहा हो कोई? नहीं, अभी हम नोट डाउन करेंगे, देन हमें हाँ। लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में क्वेरी ले लेंगे उसकी। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। तो गगन जी, सभी को एक बार मैं सबसे प्रश्न कर लेता हूँ कि ठीक है, क्लास कंप्लीट करें अभी? जी जी बिल्कुल। जी जी, ठीक है। मनोज जी, सारे फ्रेशर है या कोई पहले सीखा हुआ है इनमें? नहीं, साथ में सब सीखे हुए हो जो। एकता जी को तो शायद थोड़ी बहुत नॉलेज है ना? हाँ, एकता जी को है कुछ, प्रदीप जी को भी कुछ नॉलेज है, शायद आपको भी है, पद्मश्री जी को भी है, एक तिवारी जी शायद फ्रेशर है। मैं फ्रेशर हूँ गुरुजी। आप बिल्कुल कहीं नहीं सीखे हो पहले, है ना?
नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो इसमें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, अच्छा लेकिन ये अच्छा। है कि मैं रिपीट करते करते मैं सीख लूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी शायद सर कहीं कुछ सीखे हुए हैं, कुछ उनको कहीं न कुछ क्लास और या फिर सेल्फ कुछ प्रयास किया हो प्रदीप जी? नहीं नहीं, केवल ये देखते रहते हैं ना यूट्यूब पे, उससे थोड़ा सा ज्ञान अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, सबका लोग इंट्रोडक्शन की क्लास हमने रखी हुई। तो जी पद्मश्री जी, आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। सर मेरा नाम पद्मश्री है जी और मैं हाउस वाइफ हूँ सर। जी जी जी, तो इससे पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह आपने किया मैडम? मैंने 2 क्लास किया है सर, अच्छा अच्छा, वास्तु का और एस्ट्रो वास्तु का। वेरी एस्ट्रो गुड, वास्तु का 2 क्लास किया है, अब एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी गगनदीप जी। हाँ जी सर। जी सर गगनदीप नाम है, जी बठिंडा से हूँ, पंजाब से। जी सर। और प्रैक्टिस है सर, वास्तु की भी है, एस्ट्रो वास्तु की भी है। जी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा अभी वीक हूँ, जी जी जी, बाकी तिवारी। बिजनेस अलग हाँ से जी, है। ओके ओके, वेरी गुड। तिवारी जी म्यूट कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज आ रही है आपकी तरफ से। ओके, एकता जी इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार अपना। अच्छा, नहीं आ रही है साउंड आपको? एकता जी को साउंड नहीं आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस शायद बता रही है, एकता जी मैसेज कर रही है। एक जी, एकता जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो एकता जी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू करें। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही, ठीक है ठीक है। तो चलो एक बार सभी, हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में संडे को क्लास रखेंगे, 7:45 या 8 से लेकर के 10 तक सर जी लगभग। अभी संडे की संडे रखोगे? हाँ, आप संडे से संडे क्लास रखेंगे तो संडे की क्लास होगी आप सबकी, तब तक आपको बीच में रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी आप तब तक, ठीक है? ठीक है। संडे को कितने बजे रखेंगे मनोज जी? सर संडे को तो देखो, इस बार पहले आप सबसे एक बार पूछ लूंगा मैं, बीच में एक बार चर्चा कर लूंगा 1 to 1, और फिर उसी हिसाब से कर लूंगा, ठीक ठीक है? है, वैसे मनोज जी ये टाइमिंग सही है ना, 7:30 पौने 8 बजे के बीच? जी जी जी, एक बार और सबसे सहमति ले लूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है जी मनोज जी, प्रभु। ठीक है नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके जी मनोज जी, गुड जी, नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, जी, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार।